हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने अकाउंट्स का पेपर लिखा होगा। आप सबने अच्छे से उसके अंदर आंसर्स लिखे होंगे। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका अकाउंट्स का जो पहला टेस्ट हुआ, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 का पूरा आपका टेस्ट लिया था। मॉड्यूल 1 के सारे चैप्टर्स आपसे पूछे गए थे। दैट कवर्स अराउंड 50% ऑफ योर फाइनल एग्जाम। 50% जो होता है अकाउंट्स का फाइनल एग्जाम, उसका कवर हो चुका था उसमें। इस टेस्ट में आप सबको आपकी इवैल्यूएटेड आंसर शीट मिल चुकी है। सबको इवैल्यूएशन चार्ट भी भेजे जा चुके हैं। आप सबने देखा होगा, पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी थी, थ्योरी में आपने कैसे आंसर किया है, कौन से चैप्टर में आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर वीक है। अब जो वीडियो है उसमें मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि आंसर्स के लिए आपको आंसर की ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा गलतियां किसने किस जगह की और किस किस छोटी छोटी सिल्ली मिस्टेक्स की वजह से लोगों के मार्क्स कटे। हो सकता है कुछ गलतियां आपको लगे कि हाँ ये मैंने भी की है, और हो सकता है कुछ गलतियां आपको लगे अरे भाई मैंने तो ये गलती नहीं की। तो अगर आपने वो गलती नहीं की है तब भी उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि गलती आप कर लें, आगे फ्यूचर में आपसे गलती हो जाए। तो दूसरों की गलतियों से भी सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वो है, जैसे कि आपके एग्जाम में होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। आप में से बहुत लोगों ने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़े थे। इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा गया था दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, और आपको बाकी 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या था, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो 20 मार्क्स का था, ठीक है, और जो बाकी 4 क्वेश्चन थे वो भी 20-20 नंबर, बाकी पांचों क्वेश्चन 20-20 नंबर के थे। तो ओवरऑल अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 20 नंबर का, फिर 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 20 नंबर का, तो 100 नंबर हो जाते हैं। कई लोगों ने तो पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल है। तो उन्होंने जो लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनका चेक नहीं हुआ। तो उसमें बताऊं क्या हुआ, कि मान लीजिए उन्होंने थर्ड का सिर्फ उन्हें ए आता था, थर्ड का ए उन्होंने अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, फिर लास्ट में उन्होंने सिक्स का ए से लेके बी तक सारा अटेम्प्ट किया, लेकिन उनका क्वेश्चन जो चेक हुआ वो थर्ड क्वेश्चन चेक हुआ, सिक्स क्वेश्चन चेक नहीं हुआ। क्योंकि आईसीआई की पॉलिसी है कि वो फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे वो चेक किए जाएंगे। उसमें से अगर आपने पहले 4 में कम आपको स्कोर हुआ है, ज्यादा स्कोर हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो सीबीएसई के जैसे बेस्ट 4 सेलेक्ट नहीं किया जाता, ओनली फर्स्ट 4 सेलेक्ट किया जाता है। कुछ बच्चों ने जानबूझकर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्होंने आंसर कर दिया कि ठीक है, हमें आता है इसलिए हम 6th क्वेश्चन और आंसर कर देते हैं, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आता है अगर आपको, तब भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट कम है। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि सभी स्टूडेंट्स ने विद इन द टाइम लिमिट ही आंसर किया है। जो आपको 3 घंटे बताए गए थे, हमने क्वेश्चन पेपर के पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया था कि कितने घंटे में क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपने उतना ही टाइम लिया है। तो उतने टाइम पे अगर आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इससे अच्छा आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं उनमें प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, उनके अंदर कोई गलती होगी उसको चेक करो, उनको रिवाइज करो, रेदर देन अटेम्प्टिंग एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, और जिन लोगों ने गलती से अटेम्प्ट किया उनको मैं बोलना चाहूंगी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि ऐसा हुआ है, कुछ बच्चों ने इस तरीके से अटेम्प्ट किया तो उनको थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ उनको 5 नंबर आए, बल्कि अगर 6 क्वेश्चन उनका चेक होता और उनको उसके मार्क्स मिलते, उसके मार्क्स अगर काउंट होते, तो उनको 15 मार्क्स इसमें से मिले। तो आपने कितना कम स्कोरिंग किया, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहली बात, अपने इंस्ट्रक्शंस, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन, और हमेशा ही मान के मत चलना कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने, ऐसा भी मान के मत चलना। क्योंकि हो सकता है आईसीआई कभी पैटर्न बदल दे। तो हमेशा हमेशा आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो बच्चों ने गलती की है वो क्वेश्चन रीडिंग में की है। मैं साथ साथ आगे आगे बताती जाऊंगी कि किस क्वेश्चन में उन्होंने रीडिंग की मेजर मिस्टेक की है। देखिए, ट्रू एंड फॉल्स में कुछ बच्चे लिख रहे थे कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू और द स्टेटमेंट गिवन अबव इज फॉल्स। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट वेदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। बिना बात अननेसेसरी आपको क्यों टाइम देना। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स ने रीजन नहीं दिया। आप रीजन नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो रीजन देना भी जरूरी है। तीसरी बात, कुछ बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने ट्रू फॉल्स तो सही बताया, रीजन गलत बताया, तो उन्हें सिर्फ ट्रू फॉल्स का मार्क्स मिला। कुछ बच्चों ने ट्रू फॉल्स तो गलत बताया लेकिन रीजन सही बताया। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा ये जरूर बच्चों ने फिर सिली मिस्टेक की है।
कि ट्रू की जगह फॉल्स लिख दिया, फॉल्स की जगह ट्रू लिख दिया, लेकिन रीजन सही दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ट्रू फॉल्स ही गलत बताया है तो फिर रीजन का कोई मायने नहीं रह जाता, इसलिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आंसर करते टाइम पे क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो, ताकि अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसी अकॉर्डिंग आंसर करने प्रोसीड करना। तो इसमें मैं उम्मीद कर रही थी कि बहुत ईजी था, तो आप में से काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया। ट्रू फॉल्स में बच्चों ने कई छोटी-छोटी मिस्टेक्स करी, वो आपको इम्प्रूव करनी है। उसके बाद देखिए आगे, आप अपनी आंसर की से उसको धीरे-धीरे अपने अपने नॉलेज को चेक कीजिए। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कई बच्चों ने बहुत ही सुंदर आंसर दिए थे, फर्स्ट बी और सी का, कई बच्चों ने बहुत गलत। अगेन मैं बोलूँगी क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक थी। कुछ लोगों ने यहाँ पे बता रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाते हैं, बट द क्वेश्चन वाज़ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ बच्चों ने एक-एक पेज के आंसर लिख दिए थे, लेकिन उन्होंने जो मुझे की टर्म्स में आई वाज लुकिंग फॉर दोस की टर्म्स लाइक यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन वेरिएशन, डिस्क्लोजर, इन जो की टर्म्स को मैं ढूंढ रही थी, वो की टर्म्स वो नहीं दे पाए, इसलिए मैंने उनको मार्क्स नहीं दिए। कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना बड़ा, आपने कितना लेंथी आंसर लिखा, उसे कोई मायने नहीं रखता। एग्जामिनर ऑलवेज लुक्स फॉर द की टर्म, ठीक है। तो ऐसा 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इस की में बहुत छोटा आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर इसमें लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था। सेकंड ये थे जो बीआरएस के क्वेश्चंस थे, वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने सही किए हैं, और बीआरएस काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, क्योंकि बीआरएस का श्योर क्वेश्चन होता ही है एग्जाम में। कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये बहुत लोगों ने ये नहीं लिखा एज ऑन कौन सी डेट के लिए हमने बीआरएस बनाया है। कुछ लोगों ने टाइटल ही नहीं लिखा, बीआरएस का टाइटल ही नहीं लिखा। कुछ लोगों ने यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज़ नहीं लिखा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने इनके मार्क्स काटे हैं। आप इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है एग्जाम में। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने इस बार आपके इसमें आधा 1 नंबर काटा है, ताकि आप अगली बार ध्यान दें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे जैसे क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, वो आप बताएँगे यहाँ पे। और बाकी आप कैसा भी फॉर्मेट करें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली लोगों का ये आंसर सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेक्टिफिकेशन का, और बहुत मतलब इनफैक्ट सिर्फ बहुत ही कम बच्चों के, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ शायद 2 या 3 बच्चों के ही आंसर सही थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक की थी इस क्वेश्चन में। देखिए ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए था। आपको पता है कि अगर पी&एल फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, तो अगर आपका कोई भी पी&एल रिलेटेड आइटम में चेंज करना है, तो यू डू नॉट यूज दैट पर्टिकुलर परचेजेस या सेल्स अकाउंट यूज नहीं करते, वो पर्टिकुलर पी&एल आइटम का अकाउंट यूज नहीं करते, हम पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें मिस्टेक की थी, और आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और इनफैक्ट मैं कहूँगी रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स वीक है। बहुत आप लोग मुझसे बीआरएस के वीडियोस मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको रेक्टिफिकेशन और सस्पेंस अकाउंट पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन थे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है रेक्टिफिकेशन और सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चंस में। तो इसमें बहुत मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि आप लोगों ने पहली बात या तो क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज़ नहीं किया गया था। दूसरी मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आप ऊपर थोड़ी-सी हेडिंग दे दें कि जर्नल एंट्रीज़ या इन द बुक्स ऑफ दिस, तो थोड़ा आपका क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं लगेगा। डेबिट आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ आपने अमाउंट इन रुपीज़ लिख दिया, तो इट मेक्स योर क्वेश्चन मोर प्रेजेंटेबल। और कुछ ही बच्चों ने नरेशन नहीं लिखा, तो उनका मार्क्स कटा है, जिन्होंने नरेशन नहीं लिखा। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कुछों ने सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया था, तो मैंने उनको इवैल्यूएशन चार्ट में बताया कि आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगी है क्वेश्चन में, वो सारी आपको देनी है। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना ज़रूरी था, उसके भी मार्क्स काटेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो था वो कंसाइनमेंट का था, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने राइट किया। इसमें मैं बहुत खुश हुई जब स्टूडेंट्स ने पूरा प्रॉपर बताया इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो ज़रूरी है कि किसकी बुक्स में बन रहा है। तो आपने बताया इन द बुक्स ऑफ दिस, कंसाइनमेंट आपने प्रॉपर लिखा, यहाँ पे रुपीज़ ये लिखा, ये मैं हमेशा लिखती हूँ। उसके बाद में मोस्टली स्टूडेंट्स का सही था। कुछ स्टूडेंट्स ने ये मेनली इस जो ये अमाउंट है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री निकालने का, इसमें कई स्टूडेंट्स ने गलती की, अदरवाइज ये मोस्टली सही था। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे सब कुछ किया, लेकिन ये प्रॉफिट निकालना भूल गया, तो उसके मार्क्स कटे। वो एक सिली मिस्टेक थी। कुछ एक स्टूडेंट्स ने जैसे 82,500 है, उन्होंने अमाउंट 8,250 लिख दिया, तो उनका पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। तो फाइनल भले ही कॉन्सेप्ट सही था, भले ही स्टेप्स सही थे, उनके स्टेप्स के मार्क्स मिले, लेकिन फाइनल आंसर गलत था, तो उसके मार्क्स उनके कटे। और ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है, इसलिए ये मिस्टेक्स आपको नहीं दोहरानी है। बहुत केयरफुल होकर, फोकस्ड होकर फिगर्स को लिखना है। ओके,
कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंसाइनी का अकाउंट, रावत अकाउंट नहीं बनाया था, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटे, क्योंकि इसके भी मार्क्स थे। तो बहुत ईजी अकाउंट था, अगर आपने नहीं बनाया तो आप एकदम बोनस मार्क्स आपने खो दिए एक तरीके से। तो ये आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन पेपर क्या डिमांड कर रहा है, आपके क्वेश्चन में क्या क्या मांगा गया है, और एग्जैक्टली आपको वही देना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड बी क्वेश्चन था, ये भी आपका नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन था। इसमें स्टूडेंट्स बताओ क्या मिस्टेक की, आप लोगों ने सिर्फ मेंशन कर दिया कैश बुक, परचेज बुक, सिर्फ नाम मेंशन कर दिए, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप उनका सिर्फ एक लाइन का डिस्क्रिप्शन दें। तो जिन्होंने एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया उनको मार्क्स फुल मिले, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जरा सोचिए, सिर्फ नेम लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना था इसमें। तो जिन्होंने फुल दिया उनको मार्क्स मिले, जिन्होंने नहीं दिया उनके मार्क्स कटे हैं। तो अगली बार ध्यान दीजिएगा कि आपको थोड़ा सा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देने से बड़ा क्वेश्चन है तो उनमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो मैं आपको बोलना चाहूँगी, वो आपको दिमाग लगाना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स ने सही किया था। इसमें जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने सही किया, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने काउंटिंग मिस्टेक्स बहुत की। जैसे जो ये 35 डेज काउंट करने थे जैन 1 से, इसमें बहुत स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की, यहाँ पे फेब 5 लिखा। तो ये काउंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हुई। कुछ स्टूडेंट्स ने इस सम की काउंटिंग भी कई जगह गलत लिख दी, जिसकी वजह से उनका फाइनल अमाउंट ही गलत हो गया, कंप्लीटली गलत हो गया सब कुछ। कुछ स्टूडेंट्स ने जो 54 डेज निकाले, इन्होंने किसी ने 55 कर दिया, किसी ने 53 कर दिया। तो जो डेज की कैलकुलेशन में है उसमें बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि डेज का कैलकुलेशन आप अच्छे से करेंगे एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन में। उसके बाद आता है अकाउंट करंट का क्वेश्चन, ये बहुत कम स्टूडेंट्स ने आंसर किया था। नॉर्मली स्टूडेंट्स ने एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। अकाउंट करंट का क्वेश्चन जिन्होंने आंसर किया था उनका एकदम सही था, मतलब जिसको आता था उसने पूरा आंसर किया, जिसको नहीं आता था उसने आंसर नहीं किया, ऐसा सीन था। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इसमें एक्यूरेसी तो थी, लेकिन ये समझ में आया कि बहुत कम बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और आसान होता है, इसलिए आप इसको प्रिपेयर कीजिए। फिर बीआरएस का क्वेश्चन वही बातें सेम कहना चाहूँगी, मोस्टली स्टूडेंट्स का सही था, कुछ का गलत था, तो मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए वो आपको कैसे सही करने हैं। अब देखिए ये आ गया अगेन रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन, इसमें भी पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज था। ना सिर्फ पी&एल एडजस्टमेंट में गलतियां की थी, बच्चों ने बेसिक जर्नल एंट्रीज के प्रिंसिपल में यहाँ पे गलतियां करी हुई थी, बहुत गलत एंट्रीज उन्होंने मार्क की थी। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, ये दोनों क्वेश्चंस में, रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस में मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, स्टूडेंट्स ने बहुत गलतियां की है। तो आप भी हो सकता है आपने बहुत सारे मार्क्स आपने इसमें खोए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किए थे उनको मैंने स्पेशली वेरी गुड लिखा था, क्योंकि मैं बहुत खुश हुई थी उनकी कॉपीज चेक करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, दिस वाज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। ये भी एकदम ऐसा था, कुछ स्टूडेंट्स का सही था, कुछ स्टूडेंट्स का गलत था, बेसिक गलतियां की गई थी। इसमें मैं क्या क्या देख रही थी, देखिए अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो मैंने फॉर्मेट में देखने की कोशिश की कि आप स्टार्टिंग में हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, फिर डेबिट क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़, ये, और फिर उसके बाद में ये जो बेसिक आपका फॉर्मेट जो होता है कि ये सिर्फ टी डायग्राम्स आपको बनाने होते हैं और आप प्रोसीड कर सकते हैं, ज़्यादा आपको ड्रॉ करने की, सजाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आपको चीज़ें करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने नॉर्मली ऐसे ही लिख के यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री लिखी, फिर यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, कुछ उन्होंने कोई फॉर्मेट कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। चाहे आप अपने पेन से ही ऐसे ड्रॉ करके एक लाइन बना देते हैं तो बहुत सही दिखता है और अच्छे से आपका नीट एंड क्लीन होता है, कन्फ्यूजन कम होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। तो मैं आपसे बेसिकली उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब करें। फिर उसके बाद में ये जो एंट्रीज़ हैं, आपको एंट्रीज़ पे वर्क करना होगा। बहुत स्टूडेंट्स ने एंट्रीज़ में मिस्टेक की। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आंसर का, वो आप ज़रूर लिखें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पूछा गया था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है। आपको कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना था। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो मैं कहना चाहूँगी वो वेस्ट ऑफ टाइम था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन जो पूछ रहा है बस वही आंसर करें। ओके, उसके बाद आपका जो सी फिफ्थ का सी था वो था कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। अगेन सिमिलर क्वेश्चन ही था, ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन था। इसमें ये जो आपका नॉर्मल लॉस निकालना था और बहुत स्टूडेंट्स का सही भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का गलत भी हुआ ये अमाउंट निकालने का, और कुछ ने ये इन्वेंट्री भी गलत निकाली और कुछ ने एकदम सही निकाली। इसमें मिस गीता का अकाउंट बनाना था, जिसने अकाउंट नहीं बनाया उनके मार्क्स कटे। इसमें वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट थे, तो आप सभी ने मोस्टली वर्किंग नोट्स इसमें दिए थे। अब नॉर्मल लॉस के और कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज के वर्किंग नोट दिए गए थे। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पशन था कि आप क्या मानते हो कि उसे पेमेंट कर दिया गया है या पेमेंट नहीं किया गया था, वो सिंपल सा एग्जाम्पशन था। कुछ लोगों ने एग्जाम्पशन मेंशन किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, तो उनको उस अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए गए।
ओके, सिक्स्थ में ये क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट्स का सही था। अगेन मैं ये कह रही थी, कह सकती हूँ कि जर्नल एंट्रीज के जो क्वेश्चंस थे वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। अगेन ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर हुआ तो कैसे करोगे एंट्री, आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर डिटेक्ट हुआ तो एंट्री क्या होगी, और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स डिटेक्ट हुआ तो कैसे एंट्री होगी। ये क्वेश्चन वही बच्चा सही कर सकता था जिसने अच्छे से रेक्टिफिकेशन पढ़ा हो, जिसे बहुत अच्छे से आता हो। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था आंसर। सब लोगों का प्रेजेंटेशन अलग अलग था, तो उसका हमने कोई प्रेजेंटेशन का इसमें कोई इश्यू नहीं था, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप एंट्री सही करें, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने एंट्री सही करी। आप लोगों को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर नहीं था बहुत सारे बच्चों को, तो इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बच्चों ने की है। और कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे एंट्रीज की, सबसे पहले एंट्रीज ही गलत की है, कुछ लोगों ने अमाउंट गलत लिखे थे। तो आपको इसमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका स्टॉक का क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टॉक वैल्यूएशन का, लेकिन इसमें बहुत मिस्टेक्स हुई है बच्चों की। देखिए ध्यान से देखिए, आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी, ये तो एज इट इज फिगर आपने उठा लिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको ये निकालनी थी, ये निकालने में बहुत लोगों ने गलतियां की कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये जो आपको निकालना था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ये भी बहुत ज़्यादा गलत निकाली गई, स्टूडेंट्स ने बहुत गलत निकाली थी। जो सेल्स रिटर्न की कॉस्ट है, उन्होंने सेल्स रिटर्न को उनकी सेल वैल्यू पे ले लिया था, तो ये बहुत गलत निकाला था। और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये गलत, ये दो अमाउंट उन्होंने बहुत गलत निकाले थे। बाकी अमाउंट्स तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ने सही ले लिए थे, लेकिन ये दो फिगर्स गलत उठाए गए थे। तो आपको इन सब बेसिक चीज़ों पे, ये बहुत कंसेप्ट है, ये माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स है जिन पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न लेनी है, सेल वैल्यू नहीं लेना है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालोगे, राइट। तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जैसे ए बी सी और डी। तो मोस्टली लोगों ने सिक्स क्वेश्चन को स्किप किया था, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको सिक्स क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अब देखिए सी में ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन था, जिसमें देखिए आपसे ये क्वेश्चन में जिसने अटेम्प्ट किया उसको वो फुल 5 नंबर लेके गया। इसमें कोई गलती नहीं की थी बच्चों ने, क्योंकि सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल था। वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ इसमें बना, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर्स पुट करने थे। तो जिसने भी अटेम्प्ट किया मोस्टली उसको फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में। उसके बाद में देखिए मशीनरी अकाउंट, ये इसमें कई बच्चों ने बहुत गलतियाँ की। एक तो उन्होंने जो ईयर लिया वो कई बार उन्होंने कंफ्यूजिंग लिया, उन्होंने अजम्पशंस मेंशन नहीं लिए कि कौन सा ईयर वो ले रहे हैं, पहली बात तो ये गलती उन्होंने की। ये जो 4000 का अमाउंट निकालने में बहुत बच्चों ने मिस्टेक्स की, 8000 का अमाउंट निकाला। और आगे मेन यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई, तो आपके सारे फिगर्स आगे के गलत निकले हैं। उसके बाद में जो लास्ट ईयर के जो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकला, वो भी सभी बच्चों का, मोस्टली बच्चों का गलत था। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सही भी किया जिनको फुल मार्क्स इसके अंदर मिले। देखिए मैं आपको बोलूँगी, कई बार आप क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश के अंदर वर्किंग नोट्स नहीं बनाते, लेकिन वर्किंग नोट्स आपको गलती करने से रोकते हैं। आप गलती नहीं करते, वर्किंग नोट की वजह से आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रीमलाइन होता है। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपरली ये अकाउंट बनाया होता, सिंपल, बहुत सिंपल एसएलएम मेथड से आप कर रहे हो, बहुत आसान था, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने प्रॉपरली ये फॉर्मेट बनाया होता और इस तरीके से हर साल का डेप्रिसिएशन लगाते जाते, तो आपके लिए बहुत आसान होता। ठीक है, और आपको यहाँ पे मेंशन करना था कि आप कौन सा ईयर कंसीडर कर रहे हो, ताकि आप उसे प्रॉपरली, ये चीज़ भी आपको समझने की थी कि आपका कौन सा ईयर होगा। और आपको एक-एक देखना था कि कब मशीनरी आपने खरीदी, कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, उस अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना था। तो ये क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन सिंपल था अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया होता। तो ये आपका पूरा एनालिसिस था। देखिए आपका जो नया टेस्ट हुआ है अभी, जो अकाउंट्स का टेस्ट हुआ है, उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना था। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत हैफिज़ार्ड तरीके से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। जैसे कभी वो सेकंड का ए लिख रहे हैं, कभी वो फोर्थ का सी लिख रहे हैं, फिर वो थर्ड का बी लिख रहे हैं, फिर थर्ड का बी आंसर करेंगे, फिर फिफ्थ का सी आंसर करेंगे, फिर उन्होंने सिक्स्थ का भी ए आंसर कर दिया, उन्होंने फर्स्ट का भी सी आंसर कर दिया। इस तरीके से उन्होंने आंसर किया। तो उसमें से जो उनका लास्ट था वो मैंने पहले तो इग्नोर किया। जैसे सिक्स ए अगर उन्होंने आंसर किया है लास्ट क्वेश्चन, तो मैंने सिक्स पूरा ही चेक नहीं किया। फिर उसके बाद वो फोर्थ का ए आंसर कर रहे हैं, तो ये बहुत हैफिज़ार्ड कॉपी आप बना के दे रहे हैं। एग्जामिनर बहुत इरिटेट हो जाता है इतनी हैफिज़ार्ड कॉपी देख के। आप क्वेश्चन पहले कोई सा भी अटेम्प्ट करें, लेकिन कोशिश करें उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही जगह अटेम्प्ट करें। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, जैसे फोर्थ का सी आंसर कर रहे हैं, उसमें आपको दो चीज़ें लिखनी थी मानो, तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, फिर फोर्थ सी का एक आंसर आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत गलत है। इनफैक्ट उसमें तो ये वाला जो चीज़ है वो चेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेक करके आपको मार्क्स दे दिए हैं,
फिर बाद में अगर आप मुझे आपका उसका पार्ट मिलता है तो मुझे चेक करने की मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आप उसी जगह आंसर करें, और कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन के पूरे सारे सेक्शंस एक ही जगह आंसर करें, ताकि वो एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसे उसे इरिटेशन, उसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता आपकी कॉपी चेक करने में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिए। अपने प्रेजेंटेशन को ध्यान रखिए। कुछ बच्चे बहुत क्लमजी आंसर लिख रहे थे, आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़नी है, हर एक एंट्री के बाद एक लाइन छोड़नी है। आप आराम से स्पेशियस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको वो प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखे, आपको भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन इस बार हमने आंसर शीट में ये देखा कि अटेम्प्ट के साथ साथ ज़रूरी है एक्यूरेसी। देखिए, ये दो चीज़ें आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, आपके एग्जाम में काम आएगी, अटेम्प्ट और एक्यूरेसी। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए, तो आपको 80 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि बिना बात एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटना चाहेगा। 80 भी नहीं मिले तो 75 नंबर आपको पूरे मिल गए, लेकिन आपने 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी, तो आप वहीं पे 60 पे अटक जाओगे, इनफैक्ट 50 पे भी अटक जाओगे। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 35 तक मार्क्स मिले हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 91 तक स्कोर किया है इस टेस्ट में। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी वो 60 टू 80 की रेंज में गए, जिन्होंने अटेम्प्ट अच्छा से किया वो यहाँ से वहाँ झूलते रहे ना। एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी तो 35 से 40 से 45 तक वो स्कोर किए हैं, ऐसा नहीं उनको अच्छा स्कोरिंग नहीं हुआ। लेकिन जो इन दोनों में अव्वल थे उन्होंने 80 अबाउ स्कोर किया है, जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी थी और अटेम्प्ट भी अच्छा था उन्होंने 80 अबाउ स्कोर किया है। तो ये आपके ऊपर है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, इवैल्यूएशन चार्ट से समझिए कि आपका कौन सा एरिया बहुत वीक है, उस पे काम कीजिए और उस अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए। ये जो इवैल्यूएशन वीडियो है, इवैल्यूएशन चार्ट है, ये आपके लिए आई ओपनर होना चाहिए। आपको इससे समझना है, इसे की इनपुट्स लेने हैं और अपनी तैयारी को उस तरीके से अपग्रेड करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जाइज्ड रहिए, हेल्दी रहिए। Stay healthy, be happy.